हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम ईवीएस जुलाई 2019 का पेपर सेट सॉल्व करेंगे। जुलाई 2019 में जो आपका पेपर हुआ था वो भी आपका ऑफलाइन ही हुआ था, ठीक है। और इस बार अभी जो आपका पेपर होने वाला है दिसंबर 2024 में, वो भी आपका ऑफलाइन ही होगा। तो जुलाई में जो है, जुलाई 2019 मतलब 2019 में आपके दो बार पेपर हुए थे। एक बार तो जुलाई में हुआ था और दूसरी बार आपका दिसंबर में हुआ था। तो ये जुलाई 2019 का पेपर है ईवीएस का, ठीक है। 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अभी 2 दिन पहले हमने मैराथन क्लासेस की ईवीएस की, आपको पूरा कंप्लीटली सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कराया गया है। एक वीडियो से आपका 20+ नंबर आ जाता है। अगर आपने सीरीज़ देखी होगी अच्छे से तो आपका 25+ आ जाएगा, ठीक है। हमने ईवीएस पूरी तरीके से कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि ये कोई टीचर नहीं कह सकता कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए 30 के 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। ये कोई नहीं करा सकता, क्योंकि एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि सिलेबस से थोड़ा आउट ऑफ होगा, ठीक है। तो बाकी हम ये कह सकते हैं कि आपका 30 में से 28 नंबर आप ला सकते हो अगर आपने हमसे ईवीएस पढ़ा होगा तो, ठीक है। एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैम आपने ऐसा पढ़ाया था, ऐसे क्वेश्चन मैच किया था, ठीक है। ये जुलाई 2019 का अभी हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनना है। देखिए, अगर आप 25 से 30 साल पहले जाओगे तो आपको, जो आपके बड़े होंगे, देखा होगा पहले के टाइम में कुआं वगैरह रहता थे। अब आपको कहीं कुआं वगैरह नहीं दिखता है। इसका रीज़न क्या है कि हर जगह देखिए समरसेबल, टोटी वगैरह लग गया है, तब आपको कुआं वगैरह अब नहीं दिखता है ना। तो इसका कुआं का जो सूखने का सही कारण है वो आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़िएगा, इसमें से देखिए 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको बताना होगा, तो इसमें से 3 सही है और 1 गलत है। तो गलत क्या है वो आपको ढूंढना है। पढ़िएगा, पहला ऑप्शन, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। तो ये भी बात ठीक हो सकती है, ठीक है। ये बात करेक्ट है कि पहले जो झील तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। देखिए झील तालाब वगैरह बहुत अब गायब होते जा रहे हैं ना, क्योंकि जगह जगह बिल्डिंग वगैरह बन रही है। सेकेंड ऑप्शन है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट में ढक गई है। ये भी बात ठीक है कि पेड़, कुएं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है। ये भी रीज़न हो सकता है ना, सही रीज़न है। थर्ड में कहा जा रहा है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी है। देखिए, उपयोग करने से ये कोई रीज़न सही नहीं है कि कुओं का जब होगा तब ना उपयोग करेंगे ना आप। तो कुओं का कोई उपयोग नहीं करता इसलिए हर घर में टोटियाँ लगी है, ये रीज़न सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा गलत। फोर्थ में कहा जा रहा है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। ये भी बात करेक्ट है ना, क्योंकि हर जगह समरसेबल मोटर वगैरह लग गया है, तो कौन कुएं से पानी, हर जगह यही लग गया है, कुआं भी आपका रहता ही नहीं। हर जगह देखिए सड़क बन गई है ना, तो ये कुआं जो है वो आपका समाप्त हो जा रहा है। तो इसका जो रीज़न है वो थर्ड वाला सही रीजन नहीं है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कुओं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी है। तो कुआं है नहीं तो उपयोग कैसे करेगा। तो इसका रीजन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ किसमें कहा जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये सी ऑप्शन में कहा जा रहा है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। जिसमें होगा थर्ड वो तो आपका हो जाएगा गलत। तो देखिए, इसमें भी थर्ड है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी थर्ड है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी थर्ड है, ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ये समझा करिए कि टीचर कैसे करवाता है। देखिए, हम आपको साथ में ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, टैग वर्ड आपको समझ में आ जाता है कि हम आपको ये भी बताते हैं कि ये ऑप्शन इसलिए गलत हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें समझा करें। देखिए, 5 सेट सॉल्व करने से अच्छा है कि आप 1 सेट अच्छे से समझिए ना, समझना ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। ये आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। फर्स्ट ऑप्शन है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। सेकंड है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सीबीएसई ने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। आंसर आप जल्दी जल्दी करें, समझाने में भी टाइम लग जाता है। नहीं तो 30 क्वेश्चन है, हम सोचते हैं कि 30 ही मिनट में सॉल्व हो जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो, क्योंकि आपको एग्जाम में भी किसी
सेट में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। वैसे भी मैथ में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, पैसेज सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो किसी भी सेट में आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। देखिए, क्योंकि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्यों नहीं रखा गया ईवीएस में, देखिए ईवीएस में भी सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूड हैं ना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, क्योंकि बच्चा जो है वो छोटा होता है, वो ये नहीं जानता कि साइकिल जा रही है तो ये जो है विज्ञान का पार्ट है, वो उसको ईवीएस में इंक्लूड करके समझता है ना, क्योंकि उस आयु के वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ये इसका फर्स्ट ही आंसर होगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उसको ये नहीं पता। जैसे आपने दांडी यात्रा मैराथन क्लास अगर आपने देखी होगी तो दांडी यात्रा के बारे में हमने आपको बताया, तो दांडी यात्रा उसको अलग से साइंस का पार्ट नहीं है, वो ईवीएस में ही इंक्लूड है, कि बच्चा भी छोटा होता है, उसको ये समझ नहीं है कि ये विज्ञान का है, ये सामाजिक विज्ञान का है। अगर हम उसको 10 किताबें बना देंगे तो बच्चा किताबें देख कर पढ़ेगा क्या। इसीलिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग विषय के रूप में नहीं रखा गया है, उसको पर्यावरण में ही इंक्लूड करके बताया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड कहा जा रहा था कि यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, ये कोई रीजन नहीं है, इसलिए नहीं रखा गया है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करता है, ये भी नहीं होगा। सीबीएसई ने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा, ये आपका देखिए अबू धाबी से क्वेश्चन पूछा गया। थर्ड में कहा गया, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। रेत का टीला कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी ईवीएस की, तो हमने पूरा कंप्लीटली कराया हुआ है। हम एक बार थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे पेड़ पौधे आपको पढ़ना है तो पेड़ पौधे थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो साथ में हमने लगवाया हुआ है, ठीक है। एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप एक बार देखोगे तो हाँ कहोगे मैम ने कुछ पढ़ाया है, ठीक है। प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, नहीं तो अभी 2 दिन पहले हमने मैराथन की, वहाँ पर आपको मैराथन में केवल मैराथन है, क्योंकि वहाँ पे जो है क्वेश्चन नहीं लगवाया हुआ है, लेकिन जो प्लेलिस्ट है थ्योरी की, वहाँ हमने साथ में आपको क्वेश्चन भी लगवाया हुआ है, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें हमने 30 क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें आपको पेपर का लेवल, स्तर, क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैप से क्वेश्चन आने ही है, रेलगाड़ी से भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा आगे, इसका आंसर क्या होगा, रेत के टीले कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। तो देखिए रेत का टीला अबू धाबी को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रेत बहुत है और वहाँ जो है पेट्रोल बहुत सस्ता मिलता है, पानी से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान इलाका है ना, तो वहाँ जो है पानी की मात्रा कम पाई जाती है, बल्कि पेट्रोल जो है वो पानी से भी सस्ता मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों, ये आपको बताना है। आपने ईवीएस की थीम पढ़ी होगी, हमने कराया हुआ है मैराथन में भी, प्लेलिस्ट में भी। इसका आंसर करिए। अगर आपको थीम पता होगी, थीम से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी इसी सेट में शायद है, थीम से क्वेश्चन अभी कराएंगे। इसमें आपसे पूछा गया कि उप थीम के स्थान पर थीम का प्रस्तावित क्यों किया गया है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ विकसित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है उप विषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, इसलिए नहीं करवाया गया है, उप थीम के बजाय थीम, ये इसका रीजन नहीं है। थर्ड में कहा जा रहा है बच्चों की परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए आप उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। फोर्थ में कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, ये कोई रीजन नहीं है, इसका आंसर होगा फर्स्ट। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े और अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए उप थीम के बजाय थीम का यूज किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी थीम है, अगर आपने पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें देखना होता है कि कौन से ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है ना, जहाँ करके सीखने पे बल दिया जा रहा है ना, जहाँ बाल केंद्रित शिक्षा हो, जो आपकी एनसीएफ है जो आपका, ठीक है, जो इस पे बेस्ड हो, जो एनसीएफ है आपका, इन सब पे जो होता है, हमें किसी भी ऑप्शन में ये नहीं देखना है कि जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं होगा वो ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बच्चे को ध्यान में रख के आपको ऑप्शन करेक्ट करना होता है। आप वो टीचर गलत हो सकता है बट बच्चा गलत नहीं हो सकता, ये सारी ट्रिक है ऑप्शन को करेक्ट करने की, ठीक है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 थीमों में से एक नहीं है। देखिए अगर आपको थीम पता होगी तब आपको ये बताना है कि कौन सा थीम में से नहीं है। अगर आपको थीम पता होगी, उपथीम नहीं भी पता है,
तब तो आप आंसर कर पाओगे ना। थीम कौन कौन सी है? आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल और भोजन। आपको ये बताना है कि कौन सी थीम नहीं है, नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा। आवास तो आपकी थीम है, ठीक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी आपकी थीम है, लेकिन काम और खेल जो है ये आपकी सब थीम है, उप थीम है। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा थीम नहीं है। 6 आपकी थीम है, कौन कौन सी है ये हमें ज़रूर बताइएगा। हमने आपको बाकायदा समझा के, फिगर लगा के सारी चीज़ें समझाई हुई है, मैराथन क्लास प्लेलिस्ट सब में बताया हुआ है। आंसर आपको, भोजन भी आपका थीम है, ठीक है, लेकिन काम और खेल जो है ये इसका उप थीम है। इसका आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है, ये आपको बताना है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन, देखिए क्लास 1 और 2 में ईवीएस आपकी नहीं पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं ईवीएस हम नहीं पढ़ते क्लास 1 और 2 में। क्लास 1 और 2 में हम ईवीएस भाषा और गणित के माध्यम से सीखते हैं। हम सीटेट के लिए भी जो फर्स्ट पेपर में ईवीएस पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए, वो हम 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास 1 और 2 में कोई ईवीएस की अलग से बुक नहीं होती, वो हम भाषा और गणित के माध्यम से सीखते हैं। ये हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप हमारे स्टूडेंट होंगे तब आपको ज़रूर आपने आंसर भी कर लिया होगा। देखिएगा, पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के संदर्भ में होता है। यही हम आपको समझा रहे हैं कि 1st और 2 में कोई ईवीएस की अलग से बुक नहीं होती, वो भाषा और गणित के संदर्भ में ही सिखाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है क्लास फर्स्ट और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये तो एकदम गलत हो जाएगा। क्लास 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, सेम ऑप्शन बन गया है। 4th में कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। भाषा के द्वारा नहीं, भाषा और गणित के संदर्भ में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जुलाई 2019 का ही सारा क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, तो ये बात भी करेक्ट है, बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। सेकंड में कहा जा रहा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये बात गलत है कि बच्चों का जो ज्ञान है वो शिक्षकों के ज्ञान से हम जोड़ेंगे, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। थर्ड में कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, ये बात सही है कि केवल कक्षा की जो 4 दीवारी उसी के अंदर हमको नहीं सिखाना, बाहर जाके, क्योंकि देखिए पर्यावरण अध्ययन में देखिए आपको भ्रमण विधि, किस्से, कहानी, ये सारी विधियाँ जो है वो पर्यावरण में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, ठीक है, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ में कहा जा रहा है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये बात करेक्ट है ना। बच्चों का जो ज्ञान है, स्थानीय ज्ञान मतलब जो पूर्व ज्ञान है, उसको हम विद्यालय के ज्ञान, जो नया ज्ञान होगा उससे रिलेट करके उसको पढ़ाएंगे। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो बच्चों का स्थानीय ज्ञान, जो अपने दैनिक जीवन से बच्चों का जो ज्ञान होता है उसी से रिलेट करके हम विद्यालय के ज्ञान को संबंधित करेंगे, तो ये भी बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। आंसर इसका क्या होगा, सेकंड आपका नहीं है, आपको बताना था कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है ना, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये बात 4D में कहा जा रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना आपको ये बताना था कौन सा ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ोगे तो बच्चा कैसे ज्ञान की रचना कर पाएगा। जब बच्चों की सक्रिय भागीदारी होगी तो भी कर पाएगा ज्ञान की रचना। जब उसका कक्षा की 4 दीवार के बाहर, जब उसको क्षेत्र भ्रमण पे लेके जाएंगे, जब कक्षा की 4 दीवार के बाहर जाएंगे तब भी वो ज्ञान की रचना कर पाएगा। स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करेंगे तब भी वो ज्ञान की रचना कर पाएगा। तो सेकंड वाला आपका नहीं होगा, बाकी फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, कमेंट्स बॉक्स यही है। देखिए आप हमें फीडबैक अपना दे सकते हैं कि हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आती, जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, ये आपको बताना है। बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है, ये आपको बताना है। जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन या किस्से कहानियाँ। किस्से कहानियाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, इतना समझ जाइए बहुत है। किस्से कहानियाँ होगा, ठीक है। फोर्थ इसका आंसर होगा कैसे, कहा जा रहा है क्वेश्चन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली, देखिए पाठ्य पुस्तक के पठन से
इसके पठन से जो है बच्चों को प्रभावशाली युक्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना। शिक्षक द्वारा मतलब शिक्षक जो व्याख्याएं ही देता रहेगा तो हम बच्चों की जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति हो जाएगी? तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में कहा जा रहा है कक्षा निर्देशन, मतलब कक्षा में केवल निर्देश दिया जाएगा तो बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति होगी? तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा फोर्थ, किस्से, कहानियां और भ्रमण विधि। ये सारी विधियां पर्यावरण में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। स्पीड हम थोड़ा पकड़ेंगे ताकि 30 मिनट में क्वेश्चन को खत्म कर सकें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये बात तो ठीक है। आपसे पूछा है कौन सा एक सच नहीं है, नहीं वर्ड देखिएगा। ठीक है, सच नहीं है मतलब जो गलत होगा वही हमें बताना है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी बात करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। थर्ड में कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। ये आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो सीटेट में तो परिभाषा पर बल आपको नहीं देना है, यही गलत है, पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ में कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी बात करेक्ट है ना। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो एकीकृत है, इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये सब इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है आपका। ठीक है, तो सारी बातें सही है सिवाय आपके थर्ड के। तो पूछा था कौन सा सच नहीं है, तो थर्ड वाला सच नहीं है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, बात तो ठीक है। क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है, मतलब जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, कोई भी क्रियाकलाप कराते हैं, कराने के बाद प्रश्न और उस पर चर्चा का संचालन किया जाता है, तो इसका करने का उद्देश्य क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखना है आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना। ठीक है, प्रक्रिया कौशल मतलब क्या होता है, जैसे क्लास में ही क्लास में जो आपका डाउट होता है वो सब डाउट क्लियर किया जाता है, वो आपका प्रोसेस स्किल होता है। ठीक है, बी में कहा जा रहा है बच्चों को खोजने का अवसर देना, तो ये भी करेक्ट आंसर है ना। जब बच्चा क्वेश्चन करेगा, आप हमसे क्वेश्चन करेंगे तो वो खोजेगा, ये बात भी ठीक है। सी में कहा जा रहा है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी बात करेक्ट है ना, बच्चा अपनी अभिव्यक्ति करेगा। फोर्थ में कहा जा रहा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, तो देखिए विभेद करना, अलगाव करना, ये आपका समावेशी शिक्षा भी आपने पढ़ा होगा, तो वो भी आपका इजाज़त नहीं देती है कि बच्चों में अलगाव किया जाए, कि जो बच्चा तेज है, जो बच्चा धीमा है, उन सबको अलगाव किया जाए। हमको सबको साथ में इंक्लूड करके लेके चलना होता है, तो विभेद मीन्स अलग करना होता है, तो हमें अलग नहीं करना। तो डी के अलावा हमारा सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ए बी सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वो आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इसमें कहा जाना पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? जैसे कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अलावा अन्य स्रोतों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, कि पर्यावरण अध्ययन जब बच्चा, जैसे आप सीटेट पढ़ रहे हो तो केवल शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के अलावा भी आप कई चीज़ें यूज़ कर सकते हो, है ना। इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बात तो ठीक है। तो क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, तो ये भी बात तो ठीक है, बात तो ठीक ना, केवल यही दोनों स्रोत नहीं है, आप अलग से भी सीख सकते हो। बी में कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। सी में कहा जा रहा है वह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। डी में कहा जा रहा है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोगामक कौशल का विकास करेगा। देखिए ऑप्शन तो आपको देखिए चारों सही लग रहे होंगे, लेकिन चारों सही कर नहीं सकते आप इसमें से 2 या 3 सही कर सकते हो, तो एक तो आपका गलत होगा, डी आपका नहीं हो सकता। देखिए चारों सही है, बिल्कुल भी ऑप्शन कोई गलत नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे बेहतर है हमें वो बताना होगा। तो यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोगामक कौशल का विकास करेगा, ये आपका नहीं होगा। बाकी ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ए बी सी कहीं पे दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी। जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो देखिए शिक्षकों के बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, जब बच्चा क्वेश्चनिंग करेगा, है ना। जब बच्चा देखिए क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत, मतलब आप पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अलावा जैसे यूट्यूब जाके देख सकते हो, है ना, और क्षेत्र भ्रमण करके जाके आप देख सकते हो, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक से ही हम सीखें, ठीक है। पर्यावरण में तो क्षेत्र भ्रमण होता है, जैसे आपको टूर पे ले जाया जाता है, किस लिए ले जाया जाता है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी, डी वाला आपका नहीं होगा।
सीटेट में आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो आपके चारों सही दिए होंगे, लेकिन उसमें से आपको देखना होता है कि कौन सा सबसे बेहतर ऑप्शन है, वही आपको करेक्ट आंसर लगाना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। बच्चों का आकलन करने के लिए कौन सा एक संकेतक नहीं होना चाहिए, नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा, हम कई बार आपको बताते हैं, जो कि एग्जाम टाइम में गलती आपसे हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। देखिए अब आपको इसमें कोई एक निगेटिव वर्ड दिख रहा होगा, तो आकलन के लिए कौन संकेतक नहीं होना चाहिए। देखिए याद करना, ये हम आपको हर बार बताते हैं, अगर आपने हमसे पढ़ा होगा तो ये निगेटिव टैग वर्ड, आप जो कुछ भी समझना चाहें इसको समझ सकते हैं। याद करने पर, परिभाषा पर फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है, किसी भी ऑप्शन में, तो ये आपका संकेतक नहीं होना चाहिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए सहभागिता की देखिए पॉजिटिव वर्ड है, प्रश्न पूछना भी, ये भी करना चाहिए, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये भी करना चाहिए, लेकिन बी ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में कहा जा रहा है कि शिक्षक के द्वारा बच्चों का स्वयं का आकलन, स्वयं स्व आकलन क्या होता है, जिसमें बच्चा खुद का आकलन करता है। ठीक है, जैसे आप घर पे बैठे होते हो तो कोई नहीं होता आपका आकलन करने वाला, तो आप कॉपी बंद करके जो खुद से आकलन करते हो खुद का, वही आपका स्व आकलन होता है। ठीक है, तो आपने 3 तरह के आकलन पढ़े होंगे, असेसमेंट एज लर्निंग पढ़ा होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट और क्या है, ऑफ लर्निंग, है ना। तो देखिए जो सीखने के समान आकलन, ये आपका होता है असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें बच्चा खुद का आकलन करता है। ठीक है, सीखने के समान आकलन, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड है सीखने का आकलन, तो सीखने का आकलन मतलब क्या है, समेटिव असेसमेंट। जैसे आपका हाई स्कूल का एग्जाम हो गया, तो एक बार जो आप एग्जाम दे देते हो, जो रिजल्ट उसका आता है, जो रिजल्ट आ जाता है वही उसका फाइनल होता है। दोबारा से आप एग्जाम दें तो वो बात अलग होती है, लेकिन एक बार जो रिजल्ट होता है वही आपका मेन होता है। जैसे अभी आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, तो जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो आपका एक ईयरली एग्जाम माना जाएगा, है ना। हाई स्कूल का, इंटर का एग्जाम, ये सारा एक बार आकलन होता है, तो यह सीखने का आकलन है, जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव में क्या होता है, सीखने के लिए आकलन, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो अभी आपके डाउट को क्लियर किया जा रहा है ना, क्लास के दौरान ही जब आपके डाउट को क्लियर किया जाता है, तो वही आपका होता है रचनात्मक आकलन। ठीक है, तो ये तो रचनात्मक आकलन है, ये आपका योगात्मक आकलन है। ठीक है, सीखने का आकलन, तो ये भी आपका नहीं होगा, स्व आकलन फर्स्ट ऑप्शन होगा, जिसमें बच्चा खुद का आकलन करता है, सीखने के समान आकलन, सी ये आपका होगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कहा जा रहा है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनका प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है, ठीक है, यहाँ पे बनाता है रहेगा। ठीक है, बनाता है। देखिए खाना किस प्रकार से खराब होता है, टीचर जो है ये बता रहा है कि खाना किस प्रकार से खराब होता है, एक प्रयोग करता है शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर। ठीक है, समूह बनाता है, तो शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, तो ये बात तो ठीक है, सहपाठी अधिगम का समर्थन कर रहा है। यह बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी बात करेक्ट है कि बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया, जब बच्चे समूह जब बनते हैं तो क्या होता है, समूह में बच्चा, देखिए सहपाठी अधिगम, जो बच्चों के साथ जो पीयर ग्रुप होता है उनका, ठीक है, जो उनके हम उम्र होते हैं, जो उनके उम्र के लोग होते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं बच्चों को, तो उसमें सामाजिक अंतःक्रिया होती है। जब बच्चे साथ में होते हैं तो एक दूसरे से सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है। सी देखिएगा, 2 ही ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे 2 ही ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड में कहा जा रहा है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। देखिए समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के प्रभावशाली तरीका है, ये बात करेक्ट नहीं है, ये गलत हो जाएगी। डी में कहा जा रहा है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण, देखिए अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ए बी किसमें है, ए बी आपका डी ऑप्शन में कहा जा रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। पर्यावरण का उद्देश्य नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना,
तो ये तो आपका उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य नहीं है ये बताना है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, तो ये भी उद्देश्य है। गलत वाला आपको ढूंढना है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो हमने कितनी बार बताया है आपको, परिभाषा और याद करने पे फोकस नहीं किया जाता, तो यही गलत है, पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही आपका सही हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा था बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, तो ये भी बात सही है, लेकिन आपसे पूछा गलत वाला था, तो गलत वाला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के लिए द्वारा हो सकता है, यह आपको बताना है। चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, जैसे मैप से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के लिए द्वारा हो सकता है, यह आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन और अभिलेखन, ये भी हो सकता है ना मैप से। अभिव्यक्ति, ये भी हो सकता है। विश्लेषण भी बच्चा करेगा, लेकिन प्रयोग उसमें नहीं कर रहा है। जब बच्चा चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, तो इसमें ये वाला संकेतक प्रयोग करना नहीं होगा, तो ABC आपका करेक्ट आंसर होगा। ABC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 क्वेश्चन हम जब करते हैं ना, तो हमें ये सारे क्वेश्चन का पूरा लेवल पेपर का पता चलता है कि क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं ना। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन हम समझना हो जाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल स्तर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करिएगा ज़रूर। बिना प्रीवियस ईयर, देखिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हैं, जितने नंबर आपके यहाँ आ रहे हैं उतना 1-2 नंबर कम करके आपको एग्जाम में भी उतना नंबर आएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी होता है बजाय कि मॉक टेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। रेटिंग स्केल, जैसे आप किसी ऐप को रेट देते हो ना, रेटिंग देते हो, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप हमें रेट देते हो, किसके द्वारा रेट देते हो, हमारा आकलन करते हो, उसी के द्वारा हमको रेट देते हो ना, कि आप अच्छा पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो, ये सारी चीज़ें होते हैं। किसी भी ऐप को रेटिंग दिया जाता है ना, तो किसके द्वारा आप रेटिंग देते हो, अवलोकन के द्वारा ही उसको रेटिंग दिया जाता है ना। अवलोकन करोगे तभी तो उसको रेट दोगे कि अच्छा है नहीं है। जांच सूची नहीं होगा, सत्रीय कार्य, लिखित प्रश्न, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, झूम से क्वेश्चन पूछा गया। झूम की खेती, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। झूम की खेती से क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमने जब झूम की खेती आपको पढ़ाया हुआ था तब भी आपको बताया हुआ था कि क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाएंगे और इसमें वैसे ही पूछे गए हैं। देखो आप कंफ्यूज होंगे, एकदम बात कहीं पे गलत नहीं लिखी हुई है, लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तब आप आंसर नहीं कर पाओगे। बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसमें 2 ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं या एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। सही कथन है ये आपको बताना है। देखिए, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये बात तो सही है ना। झूम की खेती जब हमने पढ़ा हुआ था तब आपको बताया हुआ था कि एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, बात तो ठीक है। इसी जगह पर जब बांस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो देखिए उखाड़ कर नहीं जलाया जाता, जब छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं तो उसको जला दिया जाता, उखाड़ा नहीं जाता, इसलिए बी आपका गलत होगा। सी में कहा जा रहा है खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। तो देखिए इसीलिए जलाया ही जाता है कि वो खाद बन जाता है, उसे खाद की तरह काम में लाना नहीं होता, इसीलिए उसको जलाया ही जाता है, तो वो खाद का काम करता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी में कहा जा रहा है जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। देखिए एक वर्ड से आपका गलत हो गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गहरा खोदा जाता है, गहरा नहीं हल्का हल्का खोदा जाता है, इसीलिए आपका डी भी गलत हो जाएगा। तो केवल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है कि गहरा खोदा गया कि हल्का खोदा गया, इसी वजह से देखिए अगर आपने डी को करेक्ट आंसर कर दिया तो ए और डी आप लगाएंगे, जिससे आपका 1 नंबर चला जाएगा। देखिए ऑप्शन को ऐसे बनाया जाता है, देखिए ए और डी भी इसमें दिया हुआ है, तो ए और डी आपको नहीं लगाना है, केवल ए लगाना है। गहरा नहीं खोदा जाता, हल्का हल्का खोदा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 11 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों की मोटे तनों से बनाया गया। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए प्रदेश का भाग है। तो आपने ये पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये लद्दाख के घर के बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। अगर आपने लद्दाख का घर
पढ़ा होगा। घर से जो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जाके ज़रूर देखिएगा, तभी आप आंसर कर पाओगे। ये नहीं है कि एक बार केवल सेट देख लेने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। हमने ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ली हुई है, 10 से 12 क्लासेस हैं। ईवीएस आपका पूरा कम्प्लीटली ख़त्म है, साथ में प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो बताइए लद्दाख का घर कैसा होता है? 2 मंजिल का होता है ना, और नीचे वो क्या करते हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं। तो ये कहाँ पड़ेगा? लद्दाख आपका जम्मू और कश्मीर में पड़ेगा, इसका आंसर होगा। क्योंकि लद्दाख तो दिया नहीं हुआ है, तो जम्मू और कश्मीर में पड़ेगा, तो ये आपका थर्ड इसका आंसर होगा। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए, आप रात में जागते हैं या सोते हैं? ज़्यादातर लोग रात में सोते ही हैं। तो जो रात में सोते हैं वो दिन में हर कलर को देख पाते हैं। आप रात में सोते हो तो आप दिन में हर कलर को ऑब्जर्व कर पाते हो कि ये लाल, पीला, हरा, नीला, काला जो कुछ भी है पहचान पाते हो। लेकिन जो रात में जगता है और दिन में सोता है, जैसे कि आपने उल्लू के बारे में पढ़ा होगा, मैराथन क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि उल्लू क्या होता है। उल्लू रात में जगता है, दिन में सोता है, तो वो दिन में हर कलर को नहीं देख पाता। उसको सारी चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं? काली और सफ़ेद में दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर होगा सी, काला और सफ़ेद, ठीक है। डी इसका गलत होगा। बैगनी और नीला नहीं होगा, हरा और पीला, नारंगी और लाल, ये सारा हमने पढ़ा ही नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, काला और सफ़ेद। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को काला और सफ़ेद में देखते हैं। उल्लू के बारे में आपने पढ़ा होगा, हमने उल्लू के बारे में आपको बताया था। वो रात को सोता है, रात को जगता है, दिन में सोता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। केचुए से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, बात तो सही है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनना है आपको, ठीक है। देखिए, इसमें से 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको देखना है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, बात तो ठीक है, ठीक है। बी में कहा जा रहा है केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। देखिए, केचुए खरपतवार नहीं खा पाएंगे, वो छोटे होते हैं, खरपतवार कैसे खाएंगे भाई, इतने बड़े नहीं है वो। केचुए खेत को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है, ये भी बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। केचुए द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। गलत आपका बी है, तो जिसमें बी होगा वो आपका गलत होगा। तो आंसर आपका होगा सेकंड वाले में कहा जा रहा है CDA, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा CDA, ये है सेकंड, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो बी आपका गलत है, केचुए खरपतवार नहीं खा पाएंगे, वो छोटे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन आपको चुनना है। ये वाला क्वेश्चन आपका अगस्त 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। देखिए, 2019 का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, ऐसा नहीं कि बस 2 ही बार पूछा गया, और बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको मैराथन क्लासेस में ट्रिक के माध्यम से भी बताया हुआ था। आपको बताना है कि जो कांसे का उपयोग होता है, वो कांसा जो है, कांसे के विषय में कौन सा उपयुक्त है, मतलब कांसा किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो हमने B = आपको याद कराया था, B = CT, ठीक है। B = CT मतलब बॉयज़ ने गर्ल्स को क्या मारी, सीटी मारी, तो उसको क्या मिला, थप्पड़, है ना। कोई खाया है क्या थप्पड़? देखिएगा देखिए, B = CT। B फॉर क्या होगा, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या होता है, कांसा। तो आपको कांसा का ही मिश्रण बताना है। तो कांसा किसका मिश्रण होता है, कापर और टिन का होता है। और कापर को हिंदी में क्या कहते हैं, तांबा। तो यह तांबे और टिन का मिश्रण है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बाकी जितने भी दिख रहे हैं वो सारे आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यह ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है, कॉपर और टिन का, मतलब तांबा और टिन का। यह पीतल का नहीं होता, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। या जस्ता और एल्यूमिनियम का नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। एल्यूमिनियम और तांबे का, तो ये भी नहीं होगा। ये तांबे और टिन का होता है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया होगा तो। देखिए, खाने से क्वेश्चन पूछा गया आपका, कौन से देश में कौन सा खाना पसंद है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। देखिए, टैपियोका से हमने आपको बताया था, टैपियोका ये जाएगा केरल। टैपियोका का से खत्म हो रहा है, तो का से ये केरल का फेमस खाना है। केरल में जो है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है, ये केरल का प्रिय भोजन है, ठीक है। तो डी इसका आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनना है आपको, ठीक है। उस समूह को चुनना है जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये बात आपको बतानी है।
होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। इसका आंसर करिएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कि सिलेबस से बाहर होंगे, ये कई हर बार ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएं क्या? आंसर करिएगा इसका। चलिए इसका आंसर हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। 24 का आंसर। 25 देखिएगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। 25 देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर पर है, ये आपको बताना। देखिए ये आप कब बता पाएंगे, जब आपका मैप जो है आपके दिमाग में सेट होगा कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साइड में कौन सा एरिया पड़ता है, ठीक है। ये मैप के माध्यम से आपको समझना होगा। मैप आप जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तब तक आप लगा सकते हो अपने, जहाँ दिन रात बैठते उठते हो, ठीक है। तो अरेबियन सी के पास आपको पूछा हुआ है, ठीक है। अरेबियन सी किधर है, ये है अरब सागर के पास, और बंगाल की खाड़ी इधर के पास। तो ये जो आपका साइड का एरिया है ये आपको पता होना चाहिए कि किधर क्या पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अरेबियन सी के पास आपका क्या पड़ रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और ये आपका बंगाल की खाड़ी से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, तो इसके साइड में क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है। अरेबियन सी अरब सागर से पूछा हुआ है ना। तो देखिए फर्स्ट में क्या है आंसर इसका, देखेंगे क्या क्या है साइड में, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो देखिए ये डी में कहा गया है, डी देखिए ऑप्शन, कर्नाटक, केरल, गुजरात, ये आपका अरेबियन सी के साइड में ही पड़ रहा है। देखिए कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, गुजरात आपको दिखाते हैं, कर्नाटक, केरल, गुजरात। देखिएगा कर्नाटक, केरल, गुजरात आपको दिख रहा होगा। देखिए ये आपका हो गया कर्नाटक, ये आपका हो गया केरल, और ये आपका हो गया गुजरात। तो ये सारे जो हैं ये अरेबियन सी के साइड में ही पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट में कहा जाता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तो आपका उधर पड़ जाएगा। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल के साइड आ जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये भी नहीं होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको ये बताना। देखिए ये भी मैप से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके मैप से पूछे गए। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो देखिए पश्चिम बंगाल के पूर्व में कहाँ पड़ता है, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि झारखंड कहाँ स्थित है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में, तो ये पता होना चाहिए ना कि झारखंड कहाँ स्थित है। ये आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए राज्य कौन सा किधर पड़ता है। झारखंड, देखिए झारखंड पूछ रहा था आपकी पश्चिम बंगाल के पूर्व कह रहा था। तो देखिए झारखंड तो आपका यहाँ है, पश्चिम बंगाल यहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व में थोड़ी ना है, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व में नहीं है, उत्तर और पश्चिम में पड़ रहा है। तो ये तो आपका होगा नहीं, फर्स्ट तो होगा नहीं। सेकंड में कहा जा रहा है उड़ीसा के उत्तर में। देखिए उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है, उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है क्या, देखते हैं। उड़ीसा के उत्तर, देखिए ये आपका उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा के उत्तर में, बात ये सही है। देखिए यही आपका आंसर होगा। देखिए आप यहाँ से अगर मैप बनाओगे, जहाँ से पूछ रहा वहाँ से आप डायरेक्शन बनाओ। अब ये उत्तर होता है, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। तो ये उड़ीसा के उत्तर में ही तो पड़ रहा है झारखंड। तो यही इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। बी इसका आंसर होगा। उड़ीसा के उत्तर में आपका झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, ये आपको बताना है। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता। देखिए नई वर्ड हर में लगा होता है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चे गलत कर देते हैं। मोम, ग्रीस, कोयला, डीजल, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पेट्रोलियम से प्राप्त हो जाएंगी सिवाय कोयला के। कोयला आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होगा, कहीं देखा है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, रेलगाड़ी से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। केवल 2018 का जो सेट हमने करवाया इसके पहले वो थोड़ा टफ था, उसके बाद से जितने भी सेट देखेंगे उसमें मैप से 2 क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, ये सारे फिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। देखिएगा 28 इसमें क्या कहा जा रहा है। एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा। हम टोटल क्वेश्चन 2011 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन रेलगाड़ी के, मैप के, भोजन से सारे हमने लगवाए हुए हैं। थ्योरी पढ़ने के जस्ट बाद हमने सारे क्वेश्चन लगवाए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्लासेज, ऐसे प्लेलिस्ट, ये हम आपको गारंटी से कह सकते हैं आपको पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेंगी कि एक एक क्वेश्चन आपको
ढूंढ कर बताया जाएगा कि ये 2011 में पूछा गया है, ये 2023 में, 12 में, थ्योरी पढ़ाने के जस्ट बाद हमने कराया हुआ है। एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा। प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ईवीएस की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। मैराथन क्लासेस में आप देख सकते हो, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन नहीं लगवाए हुए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है, लेकिन जो आप प्लेलिस्ट है वहाँ आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने 2019 का करवाया हुआ है, ठीक है। ये तो आपका पूरा पेपर है तो इसमें तो है ही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ है। वह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली थी तथा अगले दिन 17:15 बजे नगरकोइल पहुंची। यदि समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी, ये आपको बताना है। चाल बराबर क्या होता है, आपको 9th क्लास में ही आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये आपको बताना है। देखिए, दूरी आपकी तो पता है 1140 किलोमीटर में दिया हुआ है, आंसर भी आपका किलोमीटर में आ रहा है, तो इसको आपको 5/18, 18/5 में जो भी आपको गुणा करना होता है वो नहीं करना, ठीक है। अब आपको केवल समय निकालना है। समय निकालने के बाद केवल आपको डिवाइड करना है, ठीक है। समय कैसे निकलेगा, देखिए 30 जून से गाड़ी चल रही है, 30 जून के बाद कहा जा रहा है अगले दिन, तो मतलब आपको बस एक ही दिन चली है, 30 के बाद अगले दिन, वो 30 जून के बाद वो अगले दिन, तो मतलब आपको ये नहीं पता चलना है कि कौन सा जून आपका 30-31, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि लास्ट से ही देता है। लास्ट में क्यों देता है, क्योंकि ये बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा 31 को होता है, तो इसीलिए वो लास्ट का ही देता है। देखिएगा, आप जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 30, 29, जून, जुलाई, दिसंबर करके ऐसे ही पूछता है। तो ये हमने आपको बताया हुआ है एक ट्रिक के माध्यम से। प्लेलिस्ट जरूर जाइए, चेकआउट करिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट जाके वहाँ हमने आपको बताया गया है ट्रिक। हमने आपको बताया था कि जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, बाकी और 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, ये सारा हमने आपको सिखाया हुआ है, बाकी कराया ही भी हुआ है अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। तो जून जो आपका होता है ये आपका 30 का होता है, अगले दिन ही पहुंच रही है, इसलिए मतलब एक दिन में ही पहुंच रही है। तो देखिए, सपोज करिए आप 30 जून से अगले दिन 9:45, एक ही दिन जा रहे हो, तो 30 जून से आप अगले दिन पहुंचे तो ये 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा ही होता है, ठीक है। ये आपका 24 घंटा हो गया। लेकिन आप 9:45 से चले थे तो अगले दिन 9:45 पे ही पहुंचोगे, तो हम 9:45 पे पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें पहुंचना कब था, 7:15 पर पहुंचना था, तो हम इससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये माइनस कर, ये 24 घंटा आपका है, लेकिन आप ज़्यादा चल रहे हो, आपको 7:15 पहले ही पहुँचना था, तो 9:45 से आप माइनस करिए 7:15। 7:15 जब आप माइनस करोगे, ठीक है, समझ जाइएगा, हम आप बोल रहे हैं उसको समझिएगा। 9:45 से 7:15 जब आप माइनस करोगे तो देखिए 45 से 15 जाएगा तो ये बचेगा 30 मिनट, और 9 से 7 जाएगा 2, तो मतलब 2.5 घंटा आपके पास बच रहा है ना, 2.5 घंटा बच रहा है। तो जब 2.5 घंटा आपको बच रहा है तो 24 में से 2.5 घंटा हम माइनस करेंगे। 24 में से 2.5 घंटा आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 21.5 घंटा बचेगा, है ना। 21.5 घंटा मतलब आप टोटल चल रहे हो 21.5 घंटा, 21.5 1/2, ठीक है। 21.5 घंटा 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, इसको आप काटोगे 2 पंचे 10, तो मतलब आपका टाइम टोटल आ गया कितना, 21.5 आ गया, ठीक है। 21.5 आपका टाइम आया है, तो 21.5 ये आपका टाइम आया है टोटल, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी आपकी कितनी है, 1140, अपान में समय कितना है 21.5। जब आप इसको भाग करोगे तब आपका आंसर आएगा 53 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको आप भाग कर लीजिएगा, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। अगर आपको डिटेल से समझना है तो तब आप हमारी पूरी क्लास देखिएगा, हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, हमारे देश के उस जंगल के आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है ये आपको बताना है, टिन क्या है ये आपको बताना है। वह भूमि जिस पर कोई, देखिए केवल लैंग्वेज का खेल है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है और आंसर भी इसका आसान ही है। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है, वह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। वह भूमि जिसकी बीमाएं 100 × 100 मीटर है, ये आपको बताना है। देखिए टिन क्या है ये आपको बताना है। देखिए टिन हम ये नहीं कह सकते कि टिन जो है, सेकंड में क्या कहा जा रहा है, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है, तो ये बात हम नहीं कह सकते कि देखिए
ज़रूरी नहीं कि 1 टन ही बीज आपका उत्पन्न हो सकता है बारिश वगैरह कुछ भी हो जाए, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 1 टन बीज उत्पन्न होगा उसी को 1 टन कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज उत्पन्न बोता है, अच्छा बीज बोता है वही आपका क्या है 1 टन है, तो ये बात फर्स्ट वाली करेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट ही आपका आंसर होगा। सेकंड इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि हम ये बात नहीं कह सकते कि 1 टन बीज जो है उत्पन्न करेंगे उसे 1 टन कहेंगे, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बारिश वगैरह हो जाए, है ना, तो 1 टन ही आपको मिलेगा, ये नहीं होगा। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है वही आपका क्या होता है टन होता है, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत, केवल लैंग्वेज का खेल था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन हर बार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार आपको समझना है। कोई चीज़ें आपको टफ कब लगती हैं, जब आपको आती नहीं है, आएंगी कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे, और जब प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको कैसी लगेंगी, आसान लगेंगी। तो यही होती है क्या, पूरा डिफरेंस होता है, जो चीज़ें आपको आती हैं, जो चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। देखिएगा, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो यहाँ तक तो केवल वैसे ही क्वेश्चन को लॉन्ग किया गया है, बाकी कोई मतलब नहीं। यहाँ तक क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मेन, ठीक है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा आपको बतानी है, ठीक है। अतः आप पहले ए पर जाते हैं, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, बस वहीं से आपको स्टार्ट करना है। कहा जा रहा है कि आप देखिए, आप पहले एक्स पर स्थित हैं, आपका घर जो है वो एक्स पर है, ठीक है। आपका घर सपोज करिए ये एक्स है, यहाँ पर आपका घर है। यहाँ से कहा जा रहा है क्वेश्चन में आप पहले ए पर जाते हो, तो पहले आप ए पर जाओ। चलिए हम ए पर चले गए, ठीक है, हम ए पर चले। ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है, देखिए सही चला हमने। कहा जा रहा है कि एक्स के उत्तर दिशा एक्स की क्या होगी, ऊपर होगी, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है ना, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले जब ए पर जाओगे, जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर, देखिए क्योंकि दूरी पूछी नहीं गई है तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूरी नहीं पूछा गया, केवल दिशा पूछी गई है। तो ये 30 मीटर केवल आप बनाने के लिए कि कितना कैसे चलना है, ये आप समझने के लिए कर सकते हो, बाकी दूरी आपसे पूछा नहीं है। 30 मीटर की दूरी पर चले, फिर आप बी पर जाते हो। बी कहाँ है, जो ए के ठीक पश्चिम में है, तो ए का पश्चिम किधर होगा, ए का पश्चिम इधर होगा, ठीक है। ए का पश्चिम आपका ये हो जाएगा बी, ये आपका 40 है, बी आपका 40 है, ठीक है। देखिएगा 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं, फिर आप सी पर जाओगे जो बी के ठीक उत्तर में है, तो बी का उत्तर कहाँ होगा, ऊपर होगा, बी का उत्तर ऊपर होगा। बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर ये भी हो गया, ठीक है, ये भी 30 मीटर हो गया, आप सी पर पहुंच गए। अब देखिए आप अंत में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में, फिर आपको सी का पश्चिम इधर होगा, आप इधर आ गए, ठीक है। यहाँ आप अपने विद्यालय पहुंच गए, ठीक है। विद्यालय आपका वाई से है, ठीक है, ये बातें यहाँ पे कही जाइए। विद्यालय आपका वाई है और यक्स आपका घर है, ठीक है। तो आप वाई पर पहुंच गए, 40 मीटर की दूरी, तो दूरी आपसे पूछा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये आप लिखें, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। देखिए विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है तो हम विद्यालय से देखेंगे, अगर घर के सापेक्ष पूछता तो हम घर से देखते। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपसे गलत हो सकता है। अगर आप घर के सापेक्ष बताएंगे तो आपकी डायरेक्शन तो उल्टी हो ही जाएगी, तो आंसर भी आपका गलत ही आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा पूछा हुआ, तो जो विद्यालय आपका, यहाँ से आप डायरेक्शन बनाइए, यहाँ से आप डायरेक्शन बनाइए। अब देखिए आपका जो घर है वो किधर पड़ रहा है, वो घर आपका इधर पड़ रहा है ना। इधर क्या होता है, नीचे आपका क्या होता है, दक्षिण होता है, और इधर क्या होता है, पूरब होता है। तो जो इसके बीच में होगा वो क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, दक्षिण पूर्व, ये इसका आंसर होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो प्ले करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो सारे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, दूरी, मैप, जो भी क्वेश्चन आपको करने हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट से ज़रूर चेकआउट करिएगा। नहीं तो जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे सर्च मारिए बाई एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल, तो आपका आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, ये जुलाई 2019 के जितने भी क्वेश्चन थे, ऑफलाइन पेपर हुआ था, ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपने मैराथन क्लासेस नहीं देखी हैं तो 2 घंटे की है, आप मूवी समझकर देख सकते हो। 2 घंटे की मूवी आप देख सकते हो। यहाँ आपको पूरा EVS कंप्लीट कराया गया है, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा।
अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी क्लास थी आपकी, ठीक है, कितने नंबर आपके आए हैं। अब दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि दिसंबर 2019 का जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे।